बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलूच। एक दफ़ो ॿीहर अमेरिका ईरान जंग छिड़ी वई आहे। हीअ जंग ख़त्म थियण जो नालो न पियो वठे। मसइलो छा आहे, मक़सदु छा आहे? छा हीअ जंग वधीक वसी थींदी? जेकॾहिं हीअ जंग वधीक वुसअत अख़्तियार करे थी त हीअ ख़ितो मिडिल ईस्ट खां वठी साउथ एशिया जो ख़ितो मुआशी तौर ते किथे बीहंदो? जेके कोशिशूं अमल लाइ आहिनि पाकिस्तान जूं या दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जूं, कतर जूं, उहे कोशिशूं त जारी आहिनि, पर केसिताईं रज़ाकारनि तौर ते इहे मुल्क जिन जी नंढी मैशियत आहे ऐं उन जो सॼो कारोबार ऐं सॼो मैशियत जो दारोमदार इन ते आहे त शयूं स्मूथ थियनि, अमन क़ाइमु थिए, वापारु वधे, एक्सपोर्ट वधे, ज़र मुबादला जा ज़ख़ीरा वधनि। पर जेकॾहिं अमरीका इज़राइल जे चवण ते, इज़राइल जे चुर्च ते हीअ हमला जारी रखे थो त पोइ छा इन जे पोयां इहो प्लान शामिलु आहे जेको इज़राइल जो शुरू वारो हो त ग्रेटर इसराइल मिडिल ईस्ट जे मुल्कनि खे थकाइजे, उन खां पोइ ईरान खे फ़तह कजे ऐं जंग खे तोसीर ॾिजे ऐं इज़राइल जो जेको ग्रेटर इज़राइल वारो मक़सदु आहे, साज़िश आहे, उन ते अमल दरामद कराइजे। हीअ पुराणी थीरी आहे, पर हीअ जंग जेको हाणे ज़रे घटि चोथे महीने में हले पई, इन जा मक़सद कहिड़ा आहिनि? इन हवाले सां आम महिमान गॾु आहिनि प्रोग्राम में, जिन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर मुनवर पंवर कंहिं तारीफ़ जो मुहताज कोन्हे ऐं एक्सपर्ट आहे आलमी मामलनि जे हवाले सां, ऐं महिमान आहे नाज़िया मुस्तफ़ा, एनालिस्ट आहे, सहाफ़ी आहे, ऐं किथे किथे हू जेका ॻाल्हि करे थी त चयो वञे थो त न हिते इहा ॻाल्हि न कर। हाणे पोइ असां पंहिंजे चैनल ते वठी आयासीं त नाज़िया हिते छा थी चवे। शुरूआति कयूं था डॉक्टर मुनवर खां। डॉक्टर, हीअ जंग ख़त्म थियण जो नालो न पई वठे, वक़फ़े खां पोइ वरी बमबारी थिए थी, वरी मसाला थियनि था। अमेरिका चए थो त नेस्त नाबूद करे छॾींदुसि ईरान खे, ईरान चए थो त बदिलो वठंदासीं अली ख़ामनाई जो। जेकॾहिं इहो सिलसिलो जारी रहे थो ऐं जंग जेका हाणे तक़रीबन चोथे महीने में हले पई त मिडल ईस्ट मुस्लमान मुल्क, उन खां पोइ साउथ एशिया जा मुल्क, उनजी मैशियत, उनजो वापारु, उनजो एक्सपोर्ट, हीउ मामिलो ख़त्मु छो न पियो थिए? कुर्बान बलूच साहब, पहिरियों त वॾी महिरबानी अव्हां खे, अव्हां जी टीम खे, ॾिसण वारनि खे, नाज़िया साहिबा खे, सभिनीनि खे सलाम। ॾिसो, अव्हां चयो त पुराणी थीरी आहे। पुराणी थीरी इन करे पुराणी थीरी आहे जो इनिशियली इनखे असां चवंदासीं त कंस्पायरेटल थीरी आहे। पर अगर अव्हां इजाज़त ॾियो तव्हां उर्दू में भी ॻाल्हाएं ताकि नाज़िया सां हिकिड़ो डिबेट, मैं चाहता हूँ कि एक डिबेट भी हो जाए। बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि पुरानी थीरी, ये पुरानी थीरी नहीं है, बिकॉज जब से जोश वाइट्स ने एक नया इजराइल तरतीब दिया, उस वक्त से अगर आप बिन गोरियन के पुराने स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा उन्होंने पहले से मुरतब किया हुआ था। अलबत्ता इतना एक्सटेंसिव नहीं था जो आज के ज़माने में जितना एक्सटेंसिव है। दूसरी वो बात करते हैं तारीखी हवाले से कि एरिट्स इज़राइल जो कि किंग डेविड ने बनाया था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था 1000 BC के करीब, उसकी वो दोबारा रिवाइवल चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर हम ये रियासत बना लेंगे तो मसीहा आएगा, दुनिया के ऊपर हमारी फतह हो जाएगी। और फिर ये न्यू एवेंजिकल्स को भी यही पट्टी पढ़ाते हैं। आपने सुना होगा टेड क्रूज़ को, टकर कार्लसन के जो प्रोग्राम्स के अंदर बैठ कर वो जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, और वो जेनेसिस 15.8 का तस्करा करते हैं, जेनेसिस 14 का करते हैं, जेनेसिस 12 का करते हैं, जिसमें खुदा उसको बरकत देगा जो कि जेरूशलम को बरकत देगा या उसकी मदद करेगा। और हक भी जो इस वक्त एम्बेसडर हैं अमेरिका के, वो भी यही बात करते नज़र आ रहे हैं। अमेरिका क्यों कूदा है? एक तो ये मजहबी नुक्ता नज़र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, न्यू एवेंजिकल और न्यू कंजर्वेटिव्स का। लेकिन इसके साथ साथ न्यू कंजर्वेटिव्स ये समझते हैं कि दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड पावर है उनके पास, तो लिहाजा उन्हीं का हक है कि वो दुनिया के ऊपर रूल करें। अगर रोमन एम्पायर रूल कर सकती है तो हम तो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर इस पर मैनिफेस्ट डेस्टिनी का तड़का लगा हुआ है, और मैनिफेस्ट डेस्टिनी ये कहती है कि चूंकि हम मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन है ऑन द अर्थ, तो हमारी जिम्मेदारी है, खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है कि अनसिविलाइज्ड को, बारबेरियंस को हम सिविलाइज करें।
और यही वजह है कि बैनुल अक़वामी जितने भी इदारे हैं, चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, FATF है, उसकी जो हेडशिप है या अमेरिकन के पास है या यूरोपियंस के पास है, किसी कलर्ड पीपल के पास आप उसको देखेंगे नहीं। तीसरा नुक्ता मेरा ये है कि इस सारे मामले के पीछे जो अमेरिकन एम्पायर थी, जो 1991 के अंदर पैक्स अमेरिकाना था, वो इस वक्त डिक्लाइन कर रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पोस्ट वॉर एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब पाया, जिसमें कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को, यानी जो थीरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्वेशन जेरमी बेंथम का, जो पॉलिटिकल थीरी देती है, आदम स्मिथ का डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आई। लेकिन गलती यहाँ पे वेस्ट ने ये की कि वो ट्रिगर हैप्पी नेशन बन गए। यानी इसका मतलब ये कि वो समझते थे कि ये जो लिबरल ऑर्डर है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, ये जोरे बाजुओं के ऊपर दुनिया में हम फैलाएंगे। और यही बुश जूनियर डॉक्ट्राइन था, जिसके नतीजे में फिर आपने देखा कि जंगों के ऊपर जंगें, एक सिटी के ऊपर बम्बार्टमेंट के बाद दूसरी सिटी, और ये 90 से कहानी शुरू हो जाती है। बल्गराद को देखिए, युगोस्लाविया को देखिए, फिर अफगानिस्तान को देखिए, इराक, सीरिया, लिबिया, पर एक तसलसल चलना शुरू हो जाता है। इस सारे मुद्दे के अंदर आपने देखा कि जब इंडिया और इजराइल ने देखा कि अमेरिका प्रिमिटिव स्ट्राइक का सहारा लेता है, तो हमारे पास भी हक है। और फिर यही वजह हुई कि पिछले साल इजराइल ने 6 ममालिक के ऊपर हमला कर दिया, और फिर इंडिया ने भी जोर आजमाई की पाकिस्तान के खिलाफ मई 2025 के अंदर। इस सारे तनाजुर में जो असल क्लैश आपको नजर आ रहा है वो ये कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डोमेन्स में, इकॉनमी है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, इंफॉर्मेशन है, कल्चर है, इसमें वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उठ रहे हैं। उसमें जो ईरान है एक रेजिस्टेंस के सिंबल के तौर पे आया है, और ये चाइनीज कैम्प के अंदर तस्लीम किया जाता है। अब ईरान की कहानी ये है कि 1941 में ईरान से आज़रबाईजान अलहदा हुआ, फिर आपने देखा 1971 में बहरीन को ईरान से अलहदा किया गया, और फिर आपने देखा कि वहाँ पे जब मुसद्दिक की रेवोल्यूशन के तहत एक हुकूमत आई, जो कि जमहूरी हुकूमत थी, 1950 से 53 के दौरान टॉपल किया गया उस हुकूमत को, और रजा शाह पहलवी को इम्पोज किया गया। फिर जब ईरान का दोबारा इनकलाब आया 1971 फैब के अंदर, तो फिर तब से इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रोपेगेंडा, लीडरशिप को उनको टारगेट किया गया, पूरी कैबिनेट उड़ाई गई, पूरी जुडिशरी उड़ाई गई, पूरी पार्लियामेंट उड़ाई गई। इसके बाद ईरान इराक जंग करवाई गई। इसके बाद आपने देखा कि ये 12 दिनों की जंग, फिर ये 40 दिनों की एयर बम्बार्टमेंट, तकरीबन 2 महीने 3 हफ्ते आपका नेवल ब्लॉकेड रहा, फिर नेगोशिएशन हुआ, दोबारा बम्बार्टमेंट हुई। तो कहने का मकसद ये कि ईरान जो अमेरिकन ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी थी, जिसमें अमेरिका की अजारादारी थी खित्ते के अंदर, उसको चैलेंज करते नजर आ रहा है, और उसके बैक के ऊपर रशिया और चाइना खड़े हुए हैं। तो सारा माजरा सिस्टमिक लेवल से लेकर आप रीजनल लेवल तक अगर आएँ तो इट इज़ अ रियल पॉलिटिक, जहां पे पावर गेम हो रही है और चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और दुनिया में, लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ग्राहम एलिसन की किताब है जिसमें उन्होंने लगभग कोई 300 सालों का डेटा उठाया, जिसमें 16 केसेस उन्होंने स्टडी किए हैं, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जब भी पावर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन, तो उस सूरत में जंगें होती हैं, सवाए 3 केसेस में, जिसमें एक बरतानिया से जो पावर ट्रांसफर हुई थी अमेरिका की तरफ, वो पीसफुल थी। अदरवाइज ये जंगें हैं और ये जंगें मजीद चलेंगी। और मैंने जो कल प्रेडिक्शन एक प्रोग्राम के अंदर, कुर्बान साहब आप भी मौजूद थे, कि अगली जो लड़ाई आप देखेंगे वो इराक के अंदर देखेंगे। नाजिया, डॉक्टर ने बात की पिछले साल इंडिया की जारहत की, इंडिया ने मुंह की खाई, और अभी तक वो खून चाट रहा है। और यही सूरत हाल अमेरिका की मुख्तलिफ नहीं है। 4 माहों में जो सूरत हाल बनी, और अमेरिका को जो मुंह की खानी पड़ी, जो पीछे रिट्रीट करना पड़ा, उसके बावजूद भी एनालिस्ट कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि इस खित्ते में एक बुरहान की कैफियत पैदा होनी है अभी भी। तो शिकस्त तो मुकद्दर है, जिन्होंने जारहत की, जिन्होंने जुल्म किया, लेकिन उसके बावजूद ये जो खित्ते, ये ममालिक जो अमन चाहती हैं, जिनका इन जंगों से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो क्या करें? बशमूल पाकिस्तान जो कोशिशें भी कर रहे हैं अमन के लिए, उनकी छोटी मीशतें हैं, आवाम के लिए मसाइल, फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, मीशत, एक्सपोर्ट, सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं। उनको क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। देखिए, पाकिस्तान समेत अगर हम सऊदी अरब, कतर, यूएई, रशिया, चाइना सब की बात करें, अगर हम रशिया और चाइना को छोड़ के अगर हम तुर्की और पाकिस्तान और कतर और यूएई, सऊदी अरब की बात करें, तो ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन कायम हो, क्योंकि उसकी वजह एक बुनियादी ये है कि जब भी इजराइल या अमेरिका की तरफ से अटैक आता है ईरान के ऊपर, तो जो सबसे पहला निशाना बनता है ये खलीजी ममालिक ही बनते हैं। क्योंकि ईरान जब भी अटैक करता है उसको रिटेलिएट करता है, वो कतर पे करता है, यूएई पे करता है,
और या फिर सऊदी अरब पे कर देता है, तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा उन ममालिक के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले सालसी का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की तो अब भी यही कोशिश है। जिस तरह से कतर में अभी आपने देखा कि कल आई थिंक एक दिन पहले की बात है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब कतर गए हैं, जाने का पर्पज़ तो और था, लेकिन बैक एंड पे ये भी बात की जा रही है कि मे बी ये एक सूरत हाल भी डिस्कस की गई हो वहाँ पे, जो अभी करंट सिचुएशन बन रही है ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। और दूसरी तरफ अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें तो वो तुर्की में मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे जो दीगर दिफाई जो एग्रीमेंट्स हैं या MOUs हैं या उनके से रिलेटेड डिस्कशन होती है, उसके अलावा यह मामला भी यकीनन उसमें ज़ेर गौर आएगा कि जो अभी सारी सूरत हाल है। क्योंकि जितनी भी जब से ईरान और अमेरिका वाली जंग का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें तुर्किया ने भी उतना ही किरदार अदा किया है पाकिस्तान के साथ मिलकर, लेकिन पाकिस्तान हमेशा फ्रंट एंड पे हमें नज़र आता रहा है इसमें। क्योंकि इस्लामाबाद MOU की बात करें तो वो जो टॉक्स हुई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन इसके बैक एंड पे और भी कंट्रीज़ की जो एफर्ट्स थी वो हमें नज़र आती रही हैं। जो आपका सवाल है कि इन ममालिक को क्या करना चाहिए, डेफिनेटली जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो मीडिएशन के लिए हम अब भी तैयार हैं। हम अब भी पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि वो ईरान से भी बात करे, अमेरिका से भी बात करे कि ये जो अटैक्स हैं, अगर ईरान अपनी रिटेलिएशन थोड़ी कम कर दे, अगर अमेरिका जो है इतने एग्रेसिव अटैक्स उसकी तरफ से ना आए, तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि उसके अभी जो स्विट्ज़रलैंड में जो वहाँ पे MOUs हुए, वहाँ पे जो बातचीत हुई, वहाँ पे जो कमेटीज़ का उन्होंने कहा कि इसमें कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखेंगी, जो ये पीस प्रोसेस है इसको आगे चलाने का जो सिलसिला है उसको देखा जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 5 का उसमें एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से ईरान ये समझा है कि शायद उस वाले आर्टिकल के जरिए ये तय किया गया था कि यहाँ से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं उनको कंट्रोल ईरान करेगा। लेकिन उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी बनती है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि जितने भी जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे उन पर कोई ना कोई फीस होगी, ना उनको रोका जाएगा और वो फ्रीली यहाँ से अपना जो है वो मूव कर सकेंगे। बट ईरान ने वहाँ पे जो UAE कतर और सऊदी अरब के जो जहाज़ थे उनको अटैक किया। उसके बाद सूरत हाल जो थी वो मज़ीद ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि ये तो ऑब्वियस था कि अगर ईरान उनके ऊपर अटैक करेगा तो सदर ट्रंप किस तरह से उस पर खामोश होकर बैठ सकते हैं। उनकी तरफ से भी हमें उतना ही, बल्कि उससे 2 गुना ज़्यादा हमें देखने को मिला उनका जो उसके ऊपर जो अटैक हुआ। और अभी भी अगर हम ईरान का देखा, वो मीडिया में उतना रिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन ईरान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आता या उसकी पासदारी नहीं करता तो आने वाले दिनों में मजीद उनकी जो फौजी तनसीबात हैं या उनके जो ब्रिजेस हैं उसके ऊपर किया जाएगा और उनके जो न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल ईरान के लिए भी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जितनी कि खलीजी ममालिक के लिए है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे मेन कंसर्न इसमें यह है कि जिस तरह से हमने पहले देखा, जब ये क्राइसिस थोड़ा सा एस्केलेट होना शुरू हुआ तो पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे जो उसका प्रेशर आता है, जो आवाम है उनके लिए महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। क्योंकि शायद हमें रिलीफ उतनी जल्दी नहीं मिलता, जबकि उसका इम्पैक्ट अभी 100 मील दूर खड़ा होता है और पहले ही हमें उसका इम्पैक्ट जो मिल जाता है। आपने हालिया देखा कि अभी जो ईरान और अमेरिका की लेटेस्ट जो ये एस्केलेशन हमें नज़र आ रही है, उसमें हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गया। अगर 1 रुपया प्राइस कम होती है तो यहाँ बढ़ने में 200 रुपये 1 मिनट में बढ़ा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और फिर अगर हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, लाइक जैसे खलीजी ममालिक है जिसमें सऊदी अरब है, कतर है। कतर ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ठीक है भाई, हमने मीडिएशन कराई थी, अगर ईरान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करता तो फिर ठीक है, वो भी बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन शायद वो लोग कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी पोजीशन और हमारी इस टाइम जो सिचुएशन पॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली की देखें, स्ट्रेटेजिकली देखें, तो इस तरह की नहीं है कि हम इस सारे मामले से आप पीछे हट जाएं। पाकिस्तान इसमें अपना रोल अदा कर रहा था और करता रहेगा इसमें। लेकिन कुर्बान साहब, बात इसमें यह है कि इसमें ईरान को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए उन ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर जो आपके लिए एज अ मीडिएटर रोल अदा कर रहे हैं। आप उनके लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? लाइक अगर हम पाकिस्तान, कतर वगैरह की बात करें तो आपके यही तो मुल्क थे जिन्होंने आपका और अमेरिका का वो देखें, जो 47 ईयर्स की आप लोगों के दरमियान एक दुश्मनी थी, आपको टेबल पर ला के बिठाने वाला पाकिस्तान ही था। दूसरे ममालिक की सपोर्ट भी आप उनको हासिल थी। लेकिन बात ये सारे किरदार पाकिस्तान के, लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान को क्या मिलेगा? इस पे बिल्कुल बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। मुख्तसर ब्रेक।